चले भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। भाई इनिशिएट करते हैं ये पेपर। इस पेपर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स, ठीक है। और उसमें भी ग्राफ का मुझे कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दे से अ बॉल रोल्स डाउन अ रैम्प एंड ऑन टू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ, द सेकंड सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ। ठीक है, दो सेक्शंस हैं उसमें। फिगर 1.1 शो द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द बॉल। तो आप देख सकते हैं कुछ देर तक स्पीड बढ़ती रही है, और छोटा कर दूं अगर, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट हुई है और फिर एक डिसेलरेशन का मामला देखा जा रहा है। यहाँ पे आपको जिन चीज़ों का इल्म होना चाहिए उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इन ग्राफ्स के ग्रेडियंट से आपको एक्सेलरेशन मिलती है और इन ग्राफ्स के एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। अब पूछते हैं कि भाई स्टेट द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द स्टार्ट ऑफ द रफ सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मुझे वो टाइम बताइए जब रफ सेक्शन पे आपका ऑब्जेक्ट पहुंच गया। तो देखिए रफ सेक्शन में फ्रिक्शन वगैरह होगी और स्मूथ सेक्शन में फ्रिक्शन नहीं होती। यहाँ जो वर्ड स्मूथ है, स्मूथ रेफर कर रहा है जीरो फ्रिक्शन को, और जो रफ का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है और फ्रिक्शन से ऑब्जेक्ट स्लो होता है, डिसेलरेट करता है। तो वो यही बोल रहा था, बॉल रोल्स डाउन अ रैम्प ऑनटू अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रफ। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है और उसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो स्मूथ है, दूसरा सेक्शन जो है आपका रफ। आप कह सकते हैं कि भाई अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो यहाँ पे ये जो 0 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड्स तक का मामला आप देख रहे हैं, यहाँ स्पीड बढ़ रही है। ये मामला है जब आपके पास वो एक रैंप से नीचे आ रहा था, क्योंकि जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही होगी ना उस वक्त वो स्पीड गेन करेगी। तो जब तक वो ऊपर से नीचे गिर रही थी मतलब 1.5 सेकंड्स तक उस बॉल ने स्पीड गेन की। इसके बाद आप देखते हो कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई ना और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आ गया है। वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आने के बाद ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही होगी, तो कुछ देर तक तो वो कांस्टेंट स्पीड पे चला होगा। और वो देर है 2 सेकेंड, नहीं 2 नहीं, 2.2 सेकेंड्स, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो ये आपका स्मूथ सेक्शन होगा। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो रफ होगा, मतलब समझ ले इसके आगे का जितना भी हिस्सा होगा ये रफ है। जहाँ पे आके एकदम से वो बॉल स्लो होना शुरू हो गई। हाँ मेरे बच्चे, मास मास वहां पे उनका जो पेपर 4 होता है ना वो उनका थ्योरी पेपर होता है। फिर 2.2 ही तो होगा, और क्या होना चाहिए। देखो 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 2.2 तो चल रहा है। हाँ बेटा 5 हुई थी, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर की है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह तो इसमें इग्नोर की जाती है। एयर रेजिस्टेंस का सिनेरियो तब आता है जब वो वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकता है, इस तरह की बातें होती। तो भाई स्टेट द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द स्टार्ट ऑफ द रफ सरफेस। तो भाई 2.2 सेकंड्स अभी पहुंचा है रफ सरफेस। बेटा ये दोनों के लिए, इट्स फॉर बोथ, सिर्फ आईजी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये पेपर आईजी और हमारे सीआई वाले दोनों के लिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप बेफिक्र रहो, आप अटेम्प्ट करो आराम से, क्योंकि आप लोगों का कंटेंट सेम ही है ना। तो मैंने एक चाहा कि उनका पेपर भी एक आपके साथ डिस्कस कर लूं ताकि आपको एक
डिफरेंट बोर्ड के पेपर का भी एसेंस पता चले, इससे प्रैक्टिस करो, एक बड़ा जबरदस्त बूस्ट मिलता है। जी मेरे बच्चे, हाँ नहीं, can you explain how figure 1.1 shows that there is no resultant force on the ball when it rolls along the smooth section? आप इस ग्राफ को देखिए, इस फिगर को देखिए, कैसे कह सकते हैं कि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही है? तो अगर आप गौर करें तो रिजल्टेंट फोर्स से तो एक्सेलरेशन आती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ व्हेन देयर इज रिजल्टेंट फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन, F इक्वल्स ma। आपके पास जब वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे था तो उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल था ना, आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये है एक्सेलरेशन जीरो थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसका मतलब आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो थी, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं थी। तो आप यहाँ पे यही बताओगे ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, और क्योंकि एफ नेट इक्वल्स ma होता है तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो। अहमद बिल्कुल कह सकते हो कि ट्रैवल्स एट कांस्टेंट स्पीड। हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह तुम कांस्टेंट स्पीड का वर्ड को यूज कर सकते हो समझाने के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो बोलते हैं यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट रोल्स डाउन द रैम्प। अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेडियंट से एक्सेलरेशन मिलती है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लें। जब वो रैम्प पे नीचे आ रहा था, मतलब वो जो लाइन आपकी इंक्लाइंड लाइन थी, एक्सेलरेशन यानी ग्रेडियंट निकालने के लिए आप दो कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं जाता हूं जरा ग्राफ पे दो अच्छे अच्छे कोऑर्डिनेट्स के लिए। एक तो मुझे मिल गया भाई 0,0, और एक यही उठा लेते हैं। इस वक्त ये है x 7.5 और y है आपका 12.2, 12.4, 12.6, 12.8। तो अगर मैं यहीं पे निकाल लूं फिर कॉपी कर लूंगा, y2 माइनस y1 यानी 12.8 माइनस 0 अपॉन 1.5 माइनस 0। अली हमने अपने आंसर के अंदर वो बात लिखी है बेटा, एंड में रिजल्ट इन फोर्स और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। मैंने एंडिंग उसी कॉन्सेप्ट से तो की है। 8.53। कॉपी कर देते हैं उधर। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई। अब वो कहता है द बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द रैम्प, शो दैट द लेंथ ऑफ द रैम्प इज 9.6 मीटर। देखिए लेंथ मांग रहे हैं रैम्प की, इन शॉर्ट डिस्टेंस मांग रहे हैं आपसे, और ग्राफ में डिस्टेंस उसके एरिया से मिलता है। तो आपसे इनडायरेक्टली वो रैंप के, जब तक वो बॉल रैंप पे ट्रैवल कर रही थी उस दौरान जो ग्राफ के नीचे का एरिया है वो आपसे वो निकलवाना चाहते हैं। अब प्रोसीजर समझो, मैं जिस तरह से सवाल को लेके समझ रहा हूँ ना कि भाई मैंने देखा चल लेंथ ऑफ रैम्प चाहिए। लेंथ क्या होता है भाई? लेंथ ऑफ रैम्प तो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस ग्राफ के एरिया से आता है। तो मैं समझ गया मुझे इस ग्राफ के एरिया से आंसर निकालना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं सर डिस्टेंस तो चाहिए ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दें आप। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको स्पीड मिल जाएगी वो आपकी 12.8 और टाइम 1.5 रख दीजिएगा। ये गलत है, और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये क्यों गलत है। किसी को याद है कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकता मैं?
अब भाई किसी को पता है ये फॉर्मूला अप्लाई करना क्यों गलत हो जाएगा इस वक्त? बिल्कुल लक्ष्य, परफेक्ट, शाबाश अलीशा। नहीं मुस्तफा बेटा, मैं इसके अलावा, वो तो है अकॉर्डिंग टू ग्राफ आंसर करना है, इसके अलावा चेंजिंग स्पीड, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश हाशिम। आप ये फॉर्मूला लगाते हो जब स्पीड कांस्टेंट होती है। इस वक्त आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, इस वक्त आपकी स्पीड बढ़ रही थी, चेंज हो रही थी। आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लगा सकते। वंडरफुल, ठीक है, मतलब आप जहन में बैठ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बात अच्छी बात है। तो भाई ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके नीचे तो ट्राइंगल ही था। ये इतना बड़ा ट्राइंगल आ गया आपका, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिएगा आप इस पे। बेस 1.5, हाइट 12.8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1.5, हाइट 12.8, आपका आंसर यहां से आ जाएगा हाफ इंटू 1.5 इंटू 12.8, ये हो गया भैया 9.6 मीटर। शाबाश, आपने शो करना था, आपने शो भी कर दिया। सारा अभी तो ये बात हुई है ना, ये जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अप्लाई होता है सिर्फ कांस्टेंट स्पीड्स के वक्त। जब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो तब लगाते हो ये फॉर्मूला, अभी थोड़ी थी। जब वो रैम से नीचे आ रहा तब तो स्पीड अप हो रहा था। बिल्कुल यासिर, आपका दूसरा पॉइंट भी सही है। चलें आगे बढ़ते हैं हम जरा। ऐसे कौन उठाता है भाई? यार फिगर 2 में, क्वेश्चन 2 में कहते हैं फिगर 2.1 शो द स्प्रिंग बैलेंस यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ अ बेबी। लाभाव करे हम में तो अगर कोई ऐसे उठा ले तो गालियां पड़ने वाली हैं और चमाट पड़ने हम अब्बा से। The spring inside the balance extends when the mass is suspended from it. The dial shows the extension of spring as the value of mass in kilograms. ठीक है भाई, the spring obeys Hooke's law up to a weight of 175 newtons. 175 newtons तक Hooke's law obey होता है, ठीक है। भाई चप्पल, भाई ये तो देखो डायग्राम के अंदर अभी आप कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं भाई स्टेट्स हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ अगर आपको याद हो, ये F इक्वल्स टू के एक्स वाला फॉर्मूला होता था, जिसमें हम कहते थे कि F और X का आपस में डायरेक्ट रिलेशन। अब कह सकते हैं भाई अप्लाइड फोर्स is directly proportional to extension, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पूरी बात लिखिएगा, विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। अगर ये 2 मार्क का होता तो आपको 1 मार्क मिल जाता, 1 मार्क नहीं मिलता। इसलिए अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। State the relationship between mass of the baby and the force exerted on the spring due to the baby। अब देखिए, जो फोर्स आपके स्प्रिंग पे लग रही होगी वो असल में उस बेबी का वेट होगा। तो वो बहुत थोड़ा इनडायरेक्टली होके पूछ रहा है, लेकिन ये है कि आपको इतना पता है कि भाई आप फोर्स, वो आपका वेट है, और वेट जो होता है वो mg के बराबर है। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा कि भाई जो फोर्स है वो इक्वल टू वेट है और वेट है mg के इक्वल। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं F इक्वल्स टू mg। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लक्ष्य करेक्ट होगा बेटा, वो भी लिख दो। अर्शमान करेक्ट आंसर। शहीद सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, बट टांग दिया, अब खैर है, अपने को क्या है, हमें सवाल से मतलब है, सवाल करके आगे निकल। डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखो, फॉर्मूला मेंशन करने का बेहतर तरीका। मास और वेट के साथ रिलेशन मांग रहा है ना वो, है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, एक्सेप्ट ही कर ले। लेकिन ऐसे मामलात में मशवरा ये है कि आप जो है वो उसका फॉर्मूला कोड कर दिया।
कहते हैं the reading on the spring balance is 8 kilograms. Determine the force exerted on the spring due to the baby. अब आप आराम से बता सकते हो भाई W equals mg लगाएं, तो 8 किलोग्राम का मास, ग्रेविटी पिछले पेपर्स के अंदर ग्रेविटी 10 के हिसाब से चलती थी, इस पेपर में भी ग्रेविटी 10 के हिसाब से ही चल रही है। मैं देख लूँ आगे कोई इससे डेटा लिंक्ड ना हो, लग तो नहीं रहा मुझे एज सच। चलो दोनों तरीकों से लिख देते हैं भाई। अगर पेपर के लिहाज से देखा जाए तो ग्रेविटी 10 हुआ करती थी, और जो अब आपका न्यू एक अपडेट आया है उसके मुताबिक आप ग्रेविटी को 9.81 लेंगे अर्थ के। तो भैया यहाँ पे 8 इंटू 9.81 अगर हम करें तो हमारा आंसर बन रहा है 78.48। टू सिग्निफिकेंट फिगर में 78 न्यूटन। वानिया बेटा 0.8 थोड़ी है, 8 किलोग्राम है ना मास आपका। आशर अब गलत होगा, अब वो पेपर के स्टार्ट में लिख के देगा तुम्हें ग्रेविटी का ना 9.81 वाला मास। तो अब अगर आप 9.81 की जगह 10 ले रहे होगे ना तो फिर आपका आंसर गलत है। ये मैंने बेटा अब अपडेट हो चुका है, अब 9.8 है, अब आप बड़े हो गए, पहले आप छोटे थे तो वो आपको 10 अज्यूम करवाता था, अब वो आपको थोड़ा थोड़ा एएस वाली वाइब देना चाह रहा है, तो इसलिए उसने बोला कि भाई जैसे एएस में आप लोग 9.81 यूज करेंगे तो बोल रहा अभी से 9.81 पे आ जाओ। कहता the limit of proportionality of the spring is at a force of 175 newtons. Sketch the extension load graph for the spring and extend the sketch must continue beyond a force of 175 newton. ठीक है, तो स्केच करना है आपने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पहले तो एक स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे यहाँ तक 175 न्यूटन तक, क्योंकि इसके बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस। और स्प्रिंग के बारे में खास बात ये होती है कि ये डक्टाइल मटेरियल्स हैं, इन डक्टाइल मटेरियल्स में ग्राफ एक्सटेंशन की तरफ बेंड कर, आप इस ग्राफ को एक्सटेंशन की तरफ बेंड कर दीजिए। डक्टाइल मटेरियल्स एक्सटेंशन की तरफ अपना ग्राफ बेंड कर, ये बातें याद रखने की। अब एक्सटेंशन एक्सिस तुम्हारे पास वाई पे हो या एक्स पे, वो तो देखो सवाल की बात है। इस वक्त उसने एक्सटेंशन एक्सिस वाई एक्सिस पे दिया हुआ था, इसलिए मैंने ग्राफ को वाई की तरफ घुमाया। अगर ग्राफ उल्टा होता, लोड वाई पे और एक्सटेंशन एक्स पे होता, तो बेटा मैं ग्राफ को एक्सटेंशन यानी एक्स एक्सिस की तरफ घुमा देता है। तो ये मत रखना कि वो ग्राफ वाई में घूमता है ग्राफ एक्स पे जाता है, आप इतना याद रखो एक्सटेंशन की तरफ घूम। बिल्कुल अर्शमान, करेक्ट बोल रहे हो आप। बेटा अगर डक्टाइल मटेरियल नहीं होता ना तो फिर वो आपको डिक्लेयर करता, जैसे डक्टाइल्स वो होते हैं जो मेटल्स होते हैं, खासतौर मेटल्स आर डक्टाइल मटेरियल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनमें एटम्स की लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे पे स्लिप मार सकती हैं। वरना आपके पास रबर आता है, रबर का ग्राफ लोड वगैरह की तरफ जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं। बस डक्टाइल और ब्रिटल का मामला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि बेटा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं इस सेशन में तो सिर्फ P2s कराऊंगा, अगर हुआ कोई प्लान तो मैं P1 देख लूँ, लेकिन वो हो सकता है तो जब आपका P1 होने वाला होगा मैं उस वक्त के हिसाब से कोई सेशन वगैरह लगा दूं तो लगा दूं। अभी हम P2 पे ही चल रहे हैं। बिल्कुल ये इलास्टिक लिमिट से रिलेट करता है, आपके लिए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट अभी एक ही है। अब कहते हैं द बेबी इज कैरिड फ्रॉम अ ग्राउंड फ्लोर टू द बेडरूम, the vertical height of the bedroom above the ground is 3.5 meters. Calculate the change in gravitational potential energy of the baby when it is carried from the ground floor to the bedroom. Change in gravitational potential energy आपको चाहिए तो आप MGH से फिगर आउट कर सकते हैं। आपका 8 किलोग्राम्स का मास, 9.81 की ग्रेविटी और हाइट गेन इज 3.5 meters. This will give you the change in gravitational potential energy. $274.68, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देखें तो आपके पास 270 जूल्स।
बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो mgh है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। अवश्य मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, 2-3 मरतबा बोल चुका हूँ, मुझसे जो ये पूछ रहा है भाई, अब ग्रेविटी 9.81 है, 10 मत लीजिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं सर अगर यूज कर लें तो क्या होगा, भाई क्या होगा, गलत वैल्यू यूज करने पे क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, मार्क्स काटेगा ना, और क्या करेगा। हाँ बेटा, आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया गया, और ये भी आपने ध्यान में रखें, आंसर को आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा करें, हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर। मुसब नहीं मेरे बच्चे, किलोग्राम से ग्राम्स में आपको कभी कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, आप हमेशा मास को किलोग्राम में यूज करते हो। हाँ, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, अगर फॉर्मूला Q इक्वल MC डेल्टा T का लग रहा हो, उसमें C अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स दिया हुआ हो, यानी कि अगर C का यूनिट ग्राम्स में हो, तो फिर मास को भी ग्राम में रखना पड़ता है, अदरवाइज आप मास किलोग्राम्स में यूज करें। आपके ओ लेवल्स के लेवल पे बेटा मार्क डिडक्ट नहीं होता, अगर आपका ऐसा आगे पीछे भी हो रहा है ना, तो उसमें एग्जामिनर मार्क डिडक्ट नहीं करता। अगर कोई बच्चा 274.68 पूरा भी लिख देगा तो आपके लिए वो एक्सेप्टेड है, आपको मार्क मिलेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक एड ऑन है, मतलब ये वो चीजें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि भाई एक ए स्टार और डिस्टिंक्शन वाले बच्चे में डिफरेंशिएट कर देते हैं, आंसर सबने लिखा है लेकिन उसको ये भी पता है कि कितने एसएफ में लिखना। एटीपी में कुछ भी एक्सेप्ट, तो तुम लोग फिजिक्स के पेपर में एक्सपेक्टेशन नहीं पूछा करो, क्या गैस वैस मंगवा रहे हो तो यार। तो यार हमारी एटीपी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप हो सके तो मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूं। तीसरा क्वेश्चन है भाई, साथ साथ बेफिक्र है। चले गुफ्तगू होती है, दोबारा आगे बढ़ती है। फिगर 8.3 और फिगर 3.1 एंड फिगर 3.2 शो हाउ अ puddle of water changes on a warm windy day. Describe the process by which the volume of water in the puddle decreases. कौन से प्रोसेस से वॉल्यूम ऑफ puddle डिक्रीज हो रहा है, वो प्रोसेस है इवेपोरेशन, और उसको डिस्क्राइब करना है, स्टेट नहीं करना। तो भाई डिस्क्राइब करने के लिए इवेपोरेशन लिखेंगे, इन विच more energetic molecules leave the surface of liquid by gaining energy from surrounding. वो प्रोसेस जिसमें आप डिस्क्राइब करने का था ना, इसलिए थोड़ी वजाहत करनी पड़ी। एक मार्क का होता है स्टेट द प्रोसेस, तो मैं इवेपोरेशन लिखता, लेकिन इसमें बताया कि भाई ये क्या हो रहा था, तो उसमें मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लिक्विड को स्केप करके जाते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर। State and explain one change in the weather that would cause the volume of water in the puddle to decrease more slowly. तुम्हें रेट ऑफ इवेपोरेशन कम करना, रेट ऑफ इवेपोरेशन गिराना है तुम्हें, आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम हो तुम्हारा। तो भाई जो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होने की बात है, तो उसमें आप लाजिम बात है ह्यूमिडिटी के, टेम्परेचर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इनकी बातें कर सकते हो, एब्सेंस ऑफ विंड की बात कर सकते हो। मतलब आप कहते हो भाई, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, कोई कह सकता है सर वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो जाए, इफ द वेदर बिकम्स ह्यूमिड, हवा में मॉइस्चर आ जाए तो भी इवेपोरेशन गिर जाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए, वो तो खैर मुश्किल होता है, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ ऐसी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया भाई, चलती भी हवा रुक गई, सही है, आपके पास क्या लगे विंड स्टॉप्ड, इस तरह का मामला हो गया, इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। तो मैं खैर एक ही बात बता देता हूँ भाई, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और इससे क्यों होगा भाई, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं लेस एनर्जी गेन्ड फ्रॉम सराउंडिंग, hence less molecules leave the liquid. सराउंडिंग से कम एनर्जी मिलेगी, इसलिए कम मॉलिक्यूल्स लीव करेंगे।
फिर कहते हैं एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हाउ स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल योर बॉडी ऑन अ हॉट डे। स्वेटिंग से आपकी बॉडी कूल कैसे होती है? ह्यूमिडिटी इन फिजिक्स इज व्हाट ह्यूमिडिटी हैज ऑलवेज बीन बेटा। ह्यूमिडिटी मींस आपका मॉइस्चर कंटेंट हवा में ज्यादा हो गया, नमी आ गई हवा में। उसकी और कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई डिफरेंस नहीं है। लेस ह्यूमिडिटी का मतलब ड्राई एयर हो जाती है। अच्छा, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल हाउ स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल योर बॉडी ऑन अ हॉट डे। देखो स्वेटिंग में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्वेट, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आपकी बॉडी पे, दे विल गेन हीट say फ्रॉम द बॉडी एंड escape into the atmosphere। पीछे छूट जाएंगे लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, जिससे आपका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा और टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से कूलिंग इफेक्ट आएगा। मतलब आप ये कह लीजिए कि आपकी बॉडी पे जो वाटर कंटेंट मौजूद था स्वेट की फॉर्म में, जब उसमें से इवेपोरेशन होगी तो मोर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लीव कर जाएंगे और लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए लिक्विड ठंडा हो जाएगा आपका और आपको कूलिंग फील होगी, ठंडा ठंडा फील होगा। दुलबासी ह्यूमिडिटी में होता ही है कि जब हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद होता है ना, तो और मजीद वाटर मॉलिक्यूल्स का जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम हो गया। जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा होता है ना, तो इवेपोरेशन बड़ी तेज चलती है। हम कहेंगे भाई व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स लीव by gaining heat from body, they leave behind less energetic molecules, energy content of the liquid and hence temperature falls। कूलिंग occurs। मोर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स चले गए, पीछे लेस एनर्जी वाले रह गए। लेस एनर्जी का मतलब लेस टेम्परेचर, मतलब ठंडा ठंडा। मॉलिक्यूल इटसेल्फ एनर्जी मतलब गेन करते हैं ना, और वो खुद चले जाते हैं उठ के। यासिर वही बात लिखी है हमने तकरीबन। इनिशियल इट्स क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, शायद 3। अब आते हैं यहाँ पे, कहते हैं अ सैंपल ऑफ सैंड has a volume of 0.05 meter cube. Density of sand is 1900 kilograms per meter cube. Specific heat capacity of sand is 1500 joules per kilogram degree centigrade. तो ये भाई मास वेट डेंसिटी को हीट कैपेसिटी से जोड़ा है सवाल। क्या बात है? कैलकुलेट द मास ऑफ द सैंपल ऑफ सैंड। मास चाहिए, आप निकाल देते हैं मास। डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम लगाएंगे। 1900 की डेंसिटी, मास आपको चाहिए, वॉल्यूम है 0.05। अच्छा, मास आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 95 किलोग्राम। उसके बाद आपसे कहते हैं कि कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ सैंड। हीट कैपेसिटी निकलवाने को बोल रहा है। देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1500 थी और आपके पास मास आ गया था 95 किलोग्राम। तो आपको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी।
यानी आपको ये मिल जाएगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर अगर बढ़ाना हो तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए। ये हो गया 142500 जूल्स पर किलोग्राम्स, सॉरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, केजी बोल दिया मैंने, बाय बाय। 142500 जूल्स पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है। कोई चाहे इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता है, 1.4 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको इतनी सारी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बेटा थर्मल कैपेसिटी रिमूव नहीं हुआ, लेटेंट हीट रिमूव, हीट कैपेसिटी है आपके पास। बिल्कुल सारा 42SF के अंदर 140000 लिख देंगे आप, तो आईजी के अंदर से रिमूव हो चुका होगा, लेकिन आपके इसमें तो है, जीसीएससी के अंदर अभी है थॉमस का कॉन्सेप्ट। खैर हो गई, फिक्र नहीं करो, एक छोटा सा सवाल है, सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ ये फॉर्मूला भी। अब ये कहता है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल ऑफ सैंड इज 7। द सैंपल ऑफ सैंड इज हीटेड यूजिंग द इलेक्ट्रिक हीटर, द पावर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 50 watts। Calculate the time taken to increase the temperature of the sand to 19 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाना है आपने, तो Q इक्वल MC डेल्टा T का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको 95 किलोग्राम ऑफ सैंड का टेम्परेचर बढ़ाना है, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपके पास थी 1500 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर चेंज 19 माइनस 7 से आप निकाल सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी हीट एनर्जी की जरूरत है। तो भाई ये आ रही है मेरे पास 1710000 जूल्स। इतनी सारी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है हमें अगर हम अपने सैंड का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 7 डिग्री से 19 डिग्री। पर उन्होंने हमसे मांगा है टाइम टेक, और उसके लिए उन्होंने हमें दे दी है पावर। हम पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम। 50 वॉट्स की पावर है, 1710000 जूल्स की एनर्जी देनी है। तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर कि कितनी देर लगेगी इतनी सारी एनर्जी देने के लिए। 34,200, बिल्कुल भाई पावर का फॉर्मूला लगेगा। 34,200 सेकेंड्स आपको लगने वाले हैं। 2SF में देखें तो 34,000 सेकेंड्स आपको लगने वाले, क्योंकि बेटा मास हमें टाइम चाहिए था और उसने हमें पावर दे रखी, तो टाइम निकालने के लिए लाजमी सी बात है आप पावर इक्वल्स एनर्जी अपॉन टाइम के थ्रू ही तो फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जरा देखो 19 मिनट में चाहो तो साथ दे सकते हो, क्या मसला नहीं है। अब कहते हैं इन सम कंट्रीज द सॉइल इज टू कोल्ड फॉर प्लांट्स टू ग्रो वेल। In these countries, plants are grown in plastic pots and kept inside. The pots containing soil are placed on sand, and the sand is heated using electrical heaters. वाह क्या प्रोसेस है। वो 19.7 नहीं है लक्ष्य, 19 माइनस 7 है। और फाइक तुम कहाँ घूम रहे हो बेटा, टाइम तो निकालना था, गिवन कहाँ से होगा।
The question था, in some countries the soil is too cold for plants to grow well, and in these countries plants are grown in plastic pots and kept inside. The pots containing soil are placed on sand. The sand is heated using electrical heater as shown in figure 4.1. All right, एक हीटर लगा दिया आपने, सैंड को आप हीट कर रहे हैं और सैंड जो है वो फिर इन टर्न सॉइल को हीट कर रहे हैं. Describe in terms of molecules how thermal energy is transferred from the heated sand through the base of the plastic pot. ये हीट कैसे जाती है ना, तो आपको असल में यहाँ पे कंडक्शन समझानी. तो हम कहेंगे भाई हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, और अब इसको डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइब कैसे करेंगे भाई कि sand molecules gain heat and increase their vibration. They collide with the molecules of plastic and transfer energy through the plastic to soil. मुझसे बेटा कंडक्शन हर स्टेट ऑफ मैटर में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस और मेटल्स नॉन मेटल्स सब में होती है, क्योंकि कंडक्शन आपके पास मॉलिक्यूलर कोलिजन से होती है. फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि मेटल्स में ये बहुत अच्छी होती है, नॉन मेटल्स में ये बहुत बुरी होती है. लेकिन आप ये कभी भी नहीं कहिएगा कि कंडक्शन होती ही नहीं है. जैसे यहाँ पे अब मेरे पास एक दो पॉइंट्स आए थे कि सर कंडक्शन जो है वो तो सिर्फ मेटल्स में होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा. कंडक्शन मेटल्स क्या, सॉलिड्स क्या, लिक्विड्स गैसेस सब में होती है, क्योंकि जहाँ मॉलिक्यूल है वहाँ कॉलिजन होगी. कॉलिजन होगी वहाँ कंडक्शन तो हुई ना. कंडक्शन है ही कॉलिजन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होना. बस ये है कि आगे हो सकता है सवाल कुछ पूछे कि भाई प्लास्टिक की जगह हम कोई और यूज कर लें, तो हम सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई मेटल का पॉट यूज करें, कंडक्शन अच्छी होगी. नहीं बेटा, कंडक्शन में फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक एड ऑन की तरह काम करते हैं, एक बोनस की तरह. प्लास्टिक प्लास्टिक के अंदर या नॉन मेटल्स के अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए कंडक्शन का प्रोसेस स्लो चलता है. The heating element in figure 4.1 remains switched on. The temperature of the sand remains constant at a value above room temperature. Then why the temperature of the sand remains constant? सैंड का टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा? तो देखिए भाई, सैंड जो है उसका सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है. वो जो हीट है वो सराउंडिंग में रेडिएट भी तो हो रही होगी, प्रोसेस तो हो रहे होंगे. हीटर से सैंड को हीट एनर्जी मिल रही है, कुछ एनर्जी आपके पॉट में ट्रांसफर हो रही है, तो कुछ एनर्जी जो है वो आपके पास सराउंडिंग के अंदर लूज भी हो रही है, इसलिए सैंड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. सनलाइट कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता? देखो, लाइट में क्यों कंडक्शन ला रहे हो तुम? थर्मल रेडिएशंस की बात कर रहे हो ना. थर्मल रेडिएशंस तो तुम्हारे पास वैक्यूम के अंदर से कंडक्शन करते हुए कैसे आएंगी? अर्थ में आने के बाद कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, कंडक्शन और रेडिएशन दोनों के थ्रू आ जाते हैं अर्थ में आने के बाद. तो कहेंगे भाई हीट प्रोवाइडेड बाय हीटर transferred to plastic and some heat is lost via radiation. आप कन्वेंशन भी लिख सकते हो.
to the surrounding air. सही, तो आपकी हीट का सराउंडिंग में जो लॉस चल रहा होगा उस वजह से आपकी जो सैंड है वो मजीद गर्म नहीं हो पाएगी। हाँ बेटा, लो सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से तो ये हो रहा है। मुस्तफा कह सकते हो बेटा, ये कन्वेक्शन इस वजह से क्योंकि सैंड गर्म है और उसके ऊपर एयर मौजूद है, वो भी कोल्ड एयर, तो वो सैंड से हीट अप होकर राइज करेगी ना, कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। अब्दुल बासित वो कॉज पूछ रहा है कि भाई टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। टेम्परेचर जीरो, चेंज जीरो है, वो तो वो बता चुका है ना, लेकिन वो बढ़ क्यों नहीं रहा, तो उसका जवाब देना है। अब कहते हैं, the boy looks at the image of a clock in a plane mirror. Figure 5.1 shows the mirror, the clock and the position. ठीक है भाई। On figure 5.1, draw a ray of light from the clock reflected to the boy's eye, and on figure 5.1, mark with an X the position of the image of the clock. और फिर पूछते हैं, state whether the image formed by the mirror is virtual or real. पहले तो एक एक करके हम पार्ट सॉल्व करते हैं। मिरर इमेज फॉर्मेशन का मैंने आपको उसूल बताया कि सबसे पहले मिरर से जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर आप अपनी इमेज मार्क कर दो, एग्जैक्टली उसके सामने। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल अभी तो मैं यूज नहीं कर सकता, आप स्केल की मदद से काम करोगे कि ये आपकी इमेज होगी एक्स। मैं इस लाइन को डॉटेड बना रहा हूं, मैं वैसे तो आप नहीं बनाइएगा इसको, मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको ये याद करने के तौर पर बता सकूं कि भाई जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट था मिरर से उतनी ही दूर आपकी इमेज आनी होती है मिरर से। मैं डिस्कस कर लूंगा बेटा लक्ष्य, मिरर इमेज फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है वैसे। अगर कोई सवाल में मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो। उसके बाद एक लाइट रे आप इमेज से अपनी आई तक बनाते थे, ये भी किया था लक्ष्य, और एक लाइट रे आप ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्शन तक बनाते। इसमें भी ये वाली लाइट रे आप डॉटेड रखते थे क्योंकि मिरर के पीछे कोई लाइट रे नहीं जाती, तो क्लॉक से लाइट रे निकलती है, मिरर पे स्ट्राइक करती है और आई में एंटर हो जाती है, और आई को ऐसा लगता है कि वो लाइट रे पीछे से आई। फिर बोलते हैं, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर इज वर्चुअल और रियल। भाई इट्स अ वर्चुअल इमेज, और क्यों है भाई? एज लाइट रेज do not meet at the point where image is seen, do not meet in reality, पूरी बात लिखेंगे, at the point where image is seen। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में फर्क इस बात का होता है ना कि वर्चुअल इमेज वो होती है जो उस वक्त बनती है जब लाइट रेज रियलिटी में मीट नहीं करती, आपको सिर्फ लगता है कि लाइट रेज यहाँ पे आके मिल रही हूँ, और रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज
बाकायदा किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। हम कह सकते हो, कह सकते हो जाहिर। बेटा टू ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, उसने बोला था ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट पे बात कर रहा है ना वो आपसे, अब एक बनाओ। नहीं, रियल इमेजेस तो आपके लेंसेज वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज में आप रियल इमेज बनाते हैं। मिरर से हमेशा वर्चुअल बनेगा, वो सब कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। अब बोलता है फिगर 5.2 shows the image of the clock seen by the boy. A boy now looks directly at the clock. On figure 5.3, draw what the boy sees. देखो मिरर की इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि उसको जो चीज दिखेगी, लेफ्ट दिखेगा राइट पे और राइट दिखेगा लेफ्ट पे। तो उसको ऐसा नजर आए, लेटरल इन्वर्जन। नहीं नहीं, डिसलेक्सिक पर्सन थोड़ी, क्या हो गया। नहीं ना, ये इस तरह से रखा हुआ है, ये समझ लो कि ये दीवार है, दीवार के सामने तुम्हारा मिरर मौजूद, ऊपर वाला नीचे नहीं दिखेगा, राइट और लेफ्ट का फर्क पड़ता है, रियल इन्वर्जन थोड़ी हो जाती है, अपसाइड डाउन नजर थोड़ी आता है आपको। So shouldn't time be the same in the clock? नहीं बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है जब आपके पास मिरर में, तो आपको उल्टा दिखता है ना उसमें, उल्टा इन द सेंस राइट अपीयर्स एज लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स एज राइट, ये वाला मामला होता है। नॉर्मल लाइंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये डॉटेड लाइंस बनाना जरूरी होता है, काम की लाइंस होती है, वरना मैं मशवरा दूंगा ये बनाए ही ना, सिर्फ ये बना दें और इमेज मार्क कर दें, लेकिन जो टेक्निक है ड्रॉ करने की उसको पूरा पूरा फॉलो किया करें। साथ कल देख लेना बेटा। हाँ, वी कैन नॉट कैप्चर अ वर्चुअल इमेज बट वी कैन कैप्चर अ रियल इमेज, लेकिन स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, कैप्चर तो तुम आईने में अपने आप की सेल्फी तो लेते ही हो ना। अब वो कहते थे क्लॉक इज लिमिटेड बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट। स्टेट द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक, ये एक नया वर्ड है आपके लिए। मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल कलर्ड, या आप इसको ये भी बोल सकते हो सिंगल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोनो मींस वन एंड क्रोम इज फॉर कलर्ड, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। अगर आई इधर रखी हुई होती तो आपकी लाइटें ऐसे जाती, यूं जाती और यूं ही टकरा के आ रही होती। नहीं, ये वर्ड फर्स्ट टाइम देखा है मैंने भी। अब कहते हैं द ग्रीन लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 5.6 एक्सपोनेंट माइनस 7 मीटर्स, और आपसे पूछा जा रहा है भाई फ्रीक्वेंसी बताइए,
ऑफ दिस ग्रीन लाइट। देखिए इसके लिए आप लगाइएगा v इक्वल्स एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट 3.0 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड याद होनी चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, वेवलेंथ है 5.6 एक्सपोनेंट -7, यहां से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है 5.4 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज। बेटा जब ग्रीन लाइट की बात हो रही है तो स्पीड लाइट की यूज करोगे ना, और किसकी यूज करोगे? तो लाइट की स्पीड कलर पे डिपेंड नहीं करती है, लाइट की स्पीड है वो फिक्स्ड है, कोई से भी कलर हो फिर। स्पीड ऑफ साउंड याद करने की जरूरत नहीं। अब कहते हैं फिगर 6.1 shows two bar magnets. On figure 6.1 sketch the pattern and the direction of the magnetic field lines between the bar magnets. Bar magnets के दरमियान आपको पता है भाई field lines move from north to south. लूप मेथड नहीं भाई, क्या हो गया? लूप मेथड कौन सा होता है? फील्ड लाइंस आप बना दीजिएगा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसके बाद कहता है फिगर 6.2 shows the same bar magnets with a coil of wire between them. चलिए डीसी मोटर का मामला नजर आता है कि नहीं, ये एसी जनरेटर लगा है, स्लिप रिंग लगे। Figure 6.2 shows the same bar magnets with a coil of wire between them. Name the parts labeled A. They are called slip rings. अहमद वो जरूरी नहीं है। सर्किट सिंबल्स याद होने चाहिए बेटा। अब कहता है द कॉइल ऑफ वायर इज रोटेटेड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर 6.2। ठीक है भाई। On figure 6.2 draw an arrow to show the direction of current in the coil and explain your answer. कार्बन ब्रशेस ये लगे हुए बेटा। वो बोलता है फिगर 6.2 ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अब डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए क्योंकि ये एसी जनरेटर है तो आपको याद होगा हमने कहा था एसी जनरेटर्स में हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करें। सही, रूल बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, एफबीआई जिस तरह से लगा रहे थे रूल बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे कि आपका वही है, थंब आपकी फोर्स है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर करंट है। लेकिन ये फोर्स होगी आपकी अप्लाइड फोर्स कि भाई कॉइल क्योंकि आप ऐसे घुमा रहे हैं तो उसके मुताबिक इस वाली साइड पे आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, और इस वाली साइड पे आप फोर्स लगा रहे हैं नीचे। अगर आप किसी भी एक साइड को पिक कर लीजिए और उस पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए। एफबीआई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी आपकी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए साउथ की तरफ, सेकंड फिंगर होनी चाहिए अगर आप नॉर्थ वाले की बात कर रहे हैं तो अपवर्ड्स, थंब आपका अपवर्ड्स होना चाहिए, थंब फोर्स बताता है। तो आप देखेंगे करंट आपका जा रहा होगा इनवर्ड्स। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं यहाँ 2 डायमेंशनल बना देता हूँ इसे। सही, एक पे लग रही है फोर्स ऊपर की तरफ बेटा, और एक पे लग रही है फोर्स नीचे की तरफ। ये नॉर्थ था, ये साउथ।
तो अगर हम इस पे बात करें अभी, तो राइट हैंड रूल याद रखिएगा, राइट हैंड। तो आपका थंब होगा अपवर्ड्स, आपकी फर्स्ट फिंगर होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर को साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर दीजिए। आपकी जो सेकंड फिंगर है दैट विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट जा रहा होगा अंदर एंड ऑब्वियसली दूसरे वाले में से करंट आ रहा होगा बाहर। राइट हैंड रूल बेटा, राइट हैंड। एसी जनरेटर्स में हम राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। मैं अपने हाथ की इस पोजीशन में पिक्चर लेके तुम्हारे साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ग्रुप पे शेयर कर दिया ताकि तुम लोग देख लो मैंने अपना राइट हैंड किस तरह से रखा हुआ है। ठीक है बेटा मुस्तफा, मसला नहीं है। लेफ्ट हैंड रूल मेरे बच्चे आप तब यूज करते हो जब आप डीसी मोटर की ओर बात कर। फोर्स बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तो जज की, जिस तरफ रोटेट कर रहा है उसी तरफ तो फोर्स लगाओगे। एसी जनरेटर और डीसी मोटर की पहचान यहां से होती है। ये जो आपके स्लिप रिंग्स हैं, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं, जबकि डीसी मोटर के अंदर आपके स्प्लिट रिंग्स होते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बी केयरफुल बेटा। हीट ट्रांसफर ये यूनिवर्सिटी का कंटेंट था बेटा। मोदी बेटा ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा मैं उसका। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग की शक्ल में फर्क क्या है? वाओ वाओ। स्प्लिट रिंग वैसे तो चलो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, आसान नहीं होता वो बनाना। ऐसे होते हैं स्प्लिट रिंग्स। एक रिंग दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ हुआ। और स्लिप वाले जो तो वो भी है, एक डीसी मोटर में लगते हैं स्प्लिट रिंग्स और एसी में लगते हैं स्लिप रिंग्स। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा नोट्स रेफर कीजिए और देखिए कि इनके पर्पसेस क्या होते हैं, कहाँ पे इनका क्या काम होता है, पूछा भी जाता है। तो पूछ भी ये रहा है, द कॉइल इन वायर इज रोटेटेड in the direction shown of figure 6.2 draw an arrow to show the direction of current in the coil। हमने शो कर दिया भाई and explain your answer। हम कहेंगे भाई using Fleming's right hand rule
The current goes into the coil. Near North Pole and out near South Pole. बिल्कुल बेटा, ये बड़े वाले जो एरोज है ना, ये फोर्स के एरोज है। और अभी मैंने वो बना ही नहीं थे, रह गया था। ये ऐसे करंट आपके पास इसमें अंदर जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है। स्लिप रिंग्स एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर। एसी जनरेटर के लेक्चर्स को रेफर करो, पता चल जाएगा। इकरा, एसी जनरेटर का कोई सवाल शायद फिर आपने सॉल्व नहीं किया होगा इससे पहले, हो सकता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें पहले हम। Can you explain how rotating the coil in figure 6.2 continuously causes the galvanometer needle to show an alternating current? ये अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड को टाइप का क्वेश्चन। कॉइल को कंटिन्यूस रोटेट करने से गैल्वेनोमीटर में अल्टरनेटिंग करंट कैसे दिखेगा? इसमें बिल्कुल आपने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जिक्र करना। मास साहब, आप सही पकड़ रहे हैं चीजों को, क्योंकि यही ये कीवर्ड्स हैं। आप देखो सवाल को देख के पहचान गए हो कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का जिक्र आना है, तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट भी आनी जरूरी है कि भाई देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। क्योंकि मैंने यही बताया था कि जिस भी सवाल में वोल्टेज बनने का मामला आ रहा हो, उसमें ये वाला फ्रेज एग्जामिनर देखना चाहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मेरे बच्चे, बोला मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड का एक टेक्निकल नेम है मैग्नेटिक। यहां पर अगर हम इसका जवाब फैब्रिकेट करें तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा। When coil rotates, between poles of magnet, it cuts the magnetic field lines and there is a rate of change of magnetic flux linkage. Hence EMF induced, या इवन करंट भी लिख सकते हो। यहां तो करंट बनने की बात हुई, अभी ऑल्टरनेटिंग की बात बतानी बाकी है। सही कि भाई ऑल्टरनेटिंग क्यों है। ऑल्टरनेटिंग के लिए अब आपने क्या बताना पड़ेगा कि जब आपके पास कॉइल मतलब एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करके आगे आएगा, इससे मतलब मेरा ये है कि अगर आपका कॉइल ऐसा था, फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, फिर दोबारा ये हॉरिजॉन्टल होगा, जब कॉइल रोटेट करके आगे आएगा तो अब उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन पलट जाएगी। जिस साइड पे अभी फोर्स ऊपर लग रही थी, अब वो साइड दूसरी तरफ आ चुकी है ना, अब उस पर फोर्स नीचे लग रही होगी। तो फोर्स नीचे लगने की वजह से आपके पास करंट भी ऑपोजिट बनेगा। हम कहेंगे व्हेन कॉइल क्रॉसेस वर्टिकल पोजीशन, applied force and hence
direction of induced current in coil and circuit flips. बेटा स्लिप रिंग्स कैसे चेंज करेंगे ये बताना जरूरी है ना आपके पास। स्लिप रिंग्स की मदद से आपके पास जब फोर्स पलट जाएगी, ऐसी बात है, तो स्लिप रिंग से जो करंट जा रहा होगा सर्किट में भी आपके पास सर्किट में फ्लिप हो जाएगा। स्लिप रिंग तो सिर्फ ये बात इंश्योर करता है कि आपके आगे से कनेक्शन जो है सर्किट का वो सेम है। Cuts magnetic field lines, rate of change of magnetic flux linkage, EMF या current induced, applied force and induced direction flips after vertical position. आखिरी वाली पूरी फ्रेज का 1 मार्क मिल सकता है। बिल्कुल यस एक्सेप्ट हो जाता है, कोई इसमें मसला नहीं। डीसी में स्प्लिट रिंग यूज होता है ना, स्प्लिट, SPLIT। इंड्यूस करंट जो कॉइल और सर्किट में है वो फ्लिप हो जाता है। आपके सर्किट में भी करंट उल्टा जाएगा ना, तभी तो अल्टरनेटिंग करंट बन रहा है। अप्लाइड फोर्स जो आपके कॉइल को घुमाने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे अपनी एप्पल पेंसिल बार बार चार्ज करनी हो जाएगी चार्ज। मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ अभी, अब आप चार्ज हो जाइए। जो एरिया एग्जामिनर वाला होता है ना उसमें मत लिखना, उसके नीचे जो अपनी लाइन की नीचे की जगह उसमें लिखना। और ऐसे करंट आपके सर्किट में फ्लिप हो रहा है, सर्किट फ्लिप नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट पढ़ो ना, हेंस द इंड्यूस्ड करंट इन योर कॉइल एंड सर्किट फ्लिप्स। सर्किट नहीं पलटा, आपका करंट जो सर्किट में चल रहा है वो पलटा। ठीक है भाई, इसमें अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। बिल्कुल करंट फ्लिप कॉइल के रोटेशन से हो रहा है, और क्योंकि कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, कॉइल सर्किट से कनेक्टेड है, तो सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बेटा आंसर के शुरू के पार्ट में मैंने ये बताया कि वोल्टेज कैसे बनेगा, कि जब कॉइल रोटेट करेगा वो फील्ड लाइंस को कट करेगा, उस कटिंग से वोल्टेज पैदा होगा, और ये वोल्टेज यानी ये करंट आपके सर्किट के अंदर चेंज हो जाएगा जब आपका कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करेगा। क्योंकि जैसे ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करके आगे जाएगा तो उस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी फ्लिप हो जाएगी और उसमें बनने वाला करंट भी। अब जब कॉइल का करंट फ्लिप होगा तो कॉइल इन टर्न कनेक्टेड सर्किट से, सर्किट में भी करंट फ्लिप हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने की वजह से ही आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कुछ भी नहीं, चिल करो। चलो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं हम। अच्छा भाई, क्वेश्चन में कहता है फिगर 7.1 show the circuit including 12-volt battery and 2 identical lamps. The 12-volt battery consists of a cell connected in series. Each cell in the battery has an EMF of 1.5 volts. How many cells are there in the battery? आपको पता है सेल्स
के वोल्टेजेस ऐड अप हो जाते हैं तो जाके आपकी बैटरी बनती है ना। तो आप कह सकते हो कि भाई अगर एक सेल 1.5 वोल्ट्स का है, उस तरह के एक्स सेल्स ऐड हुए होंगे तो वोल्ट्स 12 आया होगा। 1.5 और 12 का डिवीजन कर लीजिए, turns out to be 8 cells। आप 8 सेल लगाएंगे 1.5 वोल्ट्स के सीरीज के अंदर तो जाके ये कहीं आपके पास 12 वोल्ट्स बने। कहते हैं when the switch is closed, ammeter reading is 2.4, calculate the total resistance of your cell। क्या भाई देखिए 12 वोल्ट्स का वोल्टेज, 2.4 एम्पेयर्स का करंट, तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए आप V इक्वल्स IR लगा दो और V इक्वल्स IR अप्लाई करते हुए टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस यूज कर लो। 12 वोल्ट्स का टोटल वोल्टेज, 2.4 एम्पेयर्स का टोटल करंट और ये आ गए टोटल रेजिस्टेंस। तो भाई टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 5 ओम्स। फिर कहते हैं ईच लैम्प हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ Q। ईच लैम्प 3 ओम्स का है, Q की रेजिस्टेंस कितनी है? देखो आपको शायद याद हो मैंने ये बात सिखाई थी कि सीरीज में जब रेजिस्टर्स लगते हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है और पैरेलल में जब रेजिस्टर्स लगते हैं तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस को R डिवाइड बाय करके लगा सकते। लेकिन ये तब के रूल्स थे जब आपके रेजिस्टर्स सिमिलर हो, कि अगर सिमिलर रेजिस्टर्स हैं मतलब सब एक ही वैल्यू के हैं तो अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो R मल्टीप्लाई बाय करके निकाल सकते हो और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो R डिवाइड बाय करके इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो मेरे पास ये 3 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए थे, मैं इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाय 2 मैं कह सकता हूं 1.5 ओम और Q की अपनी कोई ना कोई यकीनन रेजिस्टेंस होगी। तो 1.5 और रेजिस्टेंस ऑफ Q को अगर मिला लिया जाए तो ये आपके पास 5 ओम्स आनी है जो भी आपने टोटल निकाली थी। तो यहां से आप Q की रेजिस्टेंस डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई Q की रेजिस्टेंस 3.5 ओम्स हो। पार्ट ए में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ लॉजिक लगाइए बेटा। 1.5 वोल्ट्स के कितने रेजिस्टर सीरीज में लगाऊं कि टोटल 12 बन जाए? देखो भाई पार्ट 2 के अंदर तुम्हें मेरे बच्चे टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस पता थी, कि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस 5 ओम्स है। उसमें से अगर तुम्हें इसकी रेजिस्टेंस मिल जाए तो Q की निकाल सकते हो ना, क्योंकि दोनों की मिलके 5 ओम्स हुई भी है। अरे ए में क्या मुश्किल है, ये तो सिंपल सा है कि भाई एक सेल 1.5 वोल्ट्स का है, कितने लगाऊं कि 12 बन जाए? तो 1.5 के कितने सारे सेल जोड़ने पड़ेंगे कि टोटल मिला के 12 वोल्ट्स बने? ने बोला 1.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स करो, 12 आना चाहिए, नंबर ऑफ सेल्स निकल जाएंगे तुम्हारे पास। सी पार्ट 1 में कहते हैं ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ द सिंबल फॉर अ वोल्टमीटर दैट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू लैम्प्स। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है और फिर पावर निकालनी है एक लैम्प की। तो वोल्टमीटर लगाने के लिए हम इन दोनों लैम्प्स के पैरेलल में ऐसे एक वोल्टमीटर शो कर दें और फिर वो आपसे कहता है मुझे इसमें एक लैम्प की पावर बता दो। अच्छा भाई देखो ये दोनों लैंप्स
पैरेलल में लगे हुए हैं, इक्वल रेजिस्टेंस के हैं, आइडेंटिकल ना, इनके पास 2.4 एम्पेयर का अगर करंट आएगा तो 1.2 एम्पेयर एक में जाएगा और 1.2 दूसरे में, यानी हाफ एक लैंप में, हाफ दूसरे लैंप में। तो अगर मुझे पावर चाहिए तो मैं पावर के लिए आई स्क्वायर आर अप्लाई कर सकता हूँ। 1.2 एम्पेयर का करंट है और 3 ओम्स की रेजिस्टेंस है। एक लैंप की पावर 4.32 वॉट्स हो जाएगी। बिल्कुल साथ आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया हमने इसे। दो एसएफ में लिखेंगे तो 4.3, वन ना लिखने को तो 4.32 भी लिख सकते हैं। जकी अगर ये नहीं तो फिर क्या यूज करना चाहिए था, बताइए आप जरा। आपके जहन में कोई और ऑप्शन है अवेलेबल, या हम इससे भी आंसर निकाल सकते थे? IV, ठीक है, आपके पास वोल्टेज है उस रेजिस्टर पे, सही। तो अब देखो, जब आपको उस रेजिस्टर पे, उस लैंप पे वोल्टेज नहीं पता तो फिर आप वोल्टेज वाले फॉर्मूले में फंस जाओगे ना। हाँ, अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होती तो फिर आपको रेशियो वाला मेथड लगाना, लेकिन उसके लिए फिर देखो वो डेटा देता है बाकी सारी चीजों। 1.2 नहीं 2.4 लिखा हुआ था, इक्वल रेजिस्टर से पैरेलल में तो आधा आधा डिवाइड होगा, हम बिल्कुल वोल्टेज निकाल सकते। पावर इक्वल आई स्क्वायर आर लगा दिया ना मैंने पार्ट 2 के लिए। मुझे पावर डिसिपेशन चाहिए थी उस लैंप में, पावर डिसिपेशन के लिए मुझे रेजिस्टेंस पता थी लैंप की और मुझे उसमें से जाने वाला करंट पता था। नहीं भी पता था तो मैं डिटरमिन कर सकता था, 2.4 को हाफ कर दिया मैंने, क्योंकि लैंप पैरेलल में थे, दोनों इक्वल थे, दोनों में हाफ वोल्ट करंट्स डिवाइड हो गए। अब आते हैं भाई यहाँ पे, अब कहते हैं रेडियो इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, तो एक आयरन का कोर बनाइएगा, इसमें एक साइड पे होने चाहिए ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके साथ कनेक्टेड होगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई, और दूसरी साइड पे कनेक्टेड होंगे लेस नंबर ऑफ टर्न्स, जिसके साथ आप कोई रजिस्टर जोड़ सकते हो या आप कोई वोल्ट मीटर लगा सकते हो यहाँ पे इसके साथ, मर्जी आप। ये आपका प्राइमरी कॉइल हुआ और ये सेकेंडरी कॉइल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम हो जाता है और करंट बढ़ जाता है। अब कहता है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ अ बेसिक ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर ऑपरेट कैसे करता है? देखो, ट्रांसफार्मर ऑपरेट करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है कि भाई आप प्राइमरी कॉइल में करंट भेज के इस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दो। अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट भेजा था तो इस कॉइल के अराउंड एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि आयरन कोर की मदद से सेकेंडरी कॉइल से इंटरैक्ट करती है। आयरन कोर उस फील्ड को वहां तक पहुंचाने का काम करता है।
अच्छा, कैन यू गाइस हियर मी नाउ? हाँ, अब आ रही होगी आवाज। ओह, माय माइक्रोफोन डाइड, आई नेवर रियलाइज दैट। है। तो वे वाज आई, मैं जरा दोबारा रिपीट करता हूँ। तो आई बिलीव मैंने शायद इकरा के आंसर का जवाब दिया था या कहीं से जवाब दिया था कि ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है, पोल्स चेंज होते हैं। तो मैंने कहा था भाई दोनों चीजें चेंज होती हैं। आई विल बरी दैट विद यू मेरे बच्चे। अच्छा सर, नंबर ऑफ टर्न्स एग्जैक्ट रेशियो में होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स बेटा तुम्हें पता ही नहीं था क्या रेशियो, तुम्हें तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना था। व्हाट डज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज डू? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या करता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपके दूसरे वाले कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करता है कि जब फील्ड लाइंस का कॉइल से इंटरेक्शन हो रहा होता है और वो इंटरेक्शन चेंज होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है और वो इलेक्ट्रॉन्स तार में चलना शुरू हो जाते हैं। वो चलना शुरू होते हैं तो तुम्हारे पास वोल्टेज बन जाता है। The current in primary coil created magnetic field. The soft iron core transports this magnetic field to the secondary coil. Transport is not a very good word for that. चलो खैर फिर भी. As AC current is produced, change in magnetic flux linkage. EMF is created, which is then reduced or increased by changing number of turns. ठीक है अहमद, तुम्हारी बीच में थोड़ा सा मुझे वो लगा था कि शायद डिस्पर्स हुआ है आंसर, लेकिन हाँ ठीक, आंसर ठीक। अच्छा, एंडेड राइटिंग आंसर में वॉइस पॉइंट। फाइक, आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, व्हाई नॉट डायरेक्ट करंट? सारा डायरेक्ट करंट का बेटा आई टोल्ड यू द रीजन कि डायरेक्ट करंट में होता ये है, आपके पास जो फील्ड बनती है ना वो कांस्टेंट बनती है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास नतीजा ये होता है कि जो इंटरेक्शन होती है उसमें चेंज नहीं आ पाता। जब तक इंटरेक्शन में चेंज नहीं आएगा तब तक वोल्टेज बनेगा ही नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। The voltage of the mains is 230 volts. The output voltage of the transformer is 6 volts, and they are asking us to calculate a ratio दिया हुआ है. Calculate the value of the turns ratio NP over NS. देखो भाई, आपको इतना तो याद होगा, number of turns of primary upon number of turns of secondary equals voltage of primary upon voltage of secondary. उसने हमसे उल्टा रेशियो मांगा, number of turns of secondary upon primary. तो हम वोल्टेज भी सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का यूज करेंगे। तो हमारे पास सेकेंडरी पे जो वोल्टेज था वो दैट वाज 6 वोल्ट्स। जो आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा वो सेकेंडरी वोल्टेज होता है, और जो इनपुट पे हमारा वोल्टेज था दैट वाज द प्राइमरी वोल्टेज 230, 6 over 230, दैट वाज 0.026। दो सिग्निफिकेंट फिगर से बोला था, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दिया। ऑल्टरनेटिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं बिल्कुल। यू गाइस कैन नॉट हेयर माय वॉइस? बैप सब अब तक तो सबको शायद सुनाई दे रहा है। ठीक है भाई। बेटा यूनिट थोड़ी लिखेंगे हर एजेस का, वोल्टेजेस का रेशियो है। वोल्ट से वोल्ट उड़ गया, कैंसिल, शॉर्ट। ये तो लॉजिक गेट तो आपके पास से रिमूव ही हो गए, तो हम इसको देते हैं। ये तो सीएस आ गई। बोला सर ये एकदम से पेपर से कंप्यूटर साइंस का शुरू हो गया था, ये क्या चल रहा है? अब वो बोलते हैं आइसोटोप ऑफ अमेरिसियम 241 इज रिप्रेजेंटेड बाय 95 241। ठीक है भाई, the isotope decays by an emission
अल्फा इमिशन टू एन आइसोटोप ऑफ नेपट्यूनियम, क्या नाम देते हैं, सिंपल लगाने भाई, ठीक है भाई। अल्फा का आपको पता है, अल्फा हैज 2 प्रोटॉन्स एंड इन टोटल 4 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिला के 4। और आपके पास नेप्टूनियम के लिए आप क्या करें, 95 में से 2 प्रोटॉन हटा दीजिए, 93 ये बच गया, और 241 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो 237 मास नंबर बच गया नेप्टूनियम। एक मिनट देना बेटा मुझे। अच्छा भाई, सर 2 माइनस कैसे करेंगे, आई मीन वाई, मतलब क्यों करेंगे बेटा, लाजी बात है, इस न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स निकल गए ना अल्फा के साथ, तो कम हो जाएंगे तुम्हारे रिमेनिंग न्यूक्लियस में। अब कहता है कि भाई फिगर 10.1 shows a simple diagram of a smoke detector. The smoke detector contains a small sample of americium. This isotope ionizes the air between the metal plates in the detector. ठीक है भाई, कुछ कर रहा है ये मामला। Describe how americium 241 ionizes air. americium 241 जो है वो एयर आयनाइज किस तरह से करे, तो देखो americium 241 एक अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अल्फा पार्टिकल जब एयर में से ट्रैवल करेगा, तो बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, वो आपके एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा और आइस बनाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिखोगे भाई, americium 241 produces alpha particles with a charge of +2 and high speed. As they cross through air, they remove electrons from the atoms of air, making them positive ions. अल्फा में +2 का चार्ज होता है ना, तो बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है किसी दूसरे एटम में से। तो बात अलग है कि खुद हीलियम बन जाता है बाद में, लेकिन अभी तो आपको ये बताना है वो एयर को कैसे आयनाइज कर, तो उसके पीछे यही कहानी होती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता हुआ निकलता है, तो वो आपके एयर के अंदर पॉजिटिव आयंस बना देता है, और खुद बाद में इवेंचुअली अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटम बन। हाउ डू आई नो इट्स emitting alpha? I know from here. From here I see it's emitting alpha. Why this बच्चा is sleepy? शामिर, इसके बाद मैं टिप देता हूँ। देखो, एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा इस बच्चे ने, और ये बहुत बच्चों का जेन्युइन मसला है। तो ये, बल्कि ये एक आखिरी पार्ट कर देता हूँ शामिर, फिर मैं तुम्हारे इस सवाल पे आता हूँ, ताकि जिसको मसले का हल सुनना है और मसला सुनना है वो सुन भी लेगा, जिसको निकलना है वो निकल भी। क्वेश्चन कहता है भाई लास्ट उसमें, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई स्मोक डिटेक्टर यूज एन आइसोटोप दैट एमिट अल्फा पार्टिकल्स rather than isotope that emits gamma radiation. दो रीजन बताइए कि भाई अल्फा पार्टिकल के एमिशन वाला क्यों यूज कर रहे हैं, गामा वाला क्यों यूज नहीं कर रहे। देखो, सबसे पहला मसला गामा का क्या होता है, गामा की आयनाइजेशन पावर बहुत ही कम, चार्ज नहीं होता ना इस पे, तो वो आयनाइज ही नहीं कर सकेगा एयर को, तो डिटेक्टर कहां से काम करे।
एक मसला हम लिखेंगे भाई कि गामा हैज अ वेरी लो आयनाइजेशन पावर, so air gets less ionized. This is due to no charge on it. और दूसरा पेनिट्रेशन का इशू, गामा की पेनिट्रेशन पावर इतनी है और डिटेक्टर छोड़ो पूरे कमरे में फैल जाए, और यह अलार्म बजने की वजह बंदे का मसला खराब हो जाएगा ना, तो आप इसलिए गामा यूज नहीं कर सकते. गामा हैज अ हाई पेनिट्रेशन पावर and a very long range. So it will escape from detector and spread in the surrounding. Which is dangerous. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. बिल्कुल भाई, गामा रेडिएशंस आर डेंजरस. डिटेक्टर बाद में बजेगा बंदे की घंटी पहले बज जाएगी, पता चला आग करी लगी थी या बंदा गया ऊपर. नहीं बेटा, यही रीजन होते हैं, लॉन्ग रेंज आयनाइजेशन, पेनिट्रेशन, इन वजूहात की वजह से आप गामा को प्रेफर नहीं करते. अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूं, ऐसी चीजों में ना, यानी डिटेक्टर शिटेक्टर वाले टाइप की चीजों में आप अमूमन उन रेडियोएक्टिव एटम्स का इस्तेमाल करते हो कि जिनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, मतलब लॉन्ग हाफ लाइफ वाले एलिमेंट्स की प्रेफरेंस होती है. उसकी वजह यही है कि यार अगर आप शॉर्ट हाफ लाइफ वाले एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे ना, तो वो हर थोड़ी देर में खत्म हो रहा हो भाई. हर एक हफ्ते के बाद आपको रेडियोएक्टिव सैंपल रिप्लेस करना पड़ रहा है डिटेक्टर के अंदर. पता चला भाई सैंपल जो है वो खत्म हो गया, मैं पता भी नहीं चला, डिटेक्टर फेल हो चुका, आग भी लग गई, लोग मर भी गए और डिटेक्टर नहीं बजा. तो आपको बार बार फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट्स करनी पड़ेंगी. इसलिए आप ऐसा एलिमेंट लगाते हो जिसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी, कई सालों के बाद जाके वो आधा हो, ताकि कई कई साल तक वो डिटेक्टर वर्किंग ऑर्डर के अंदर रहे. आप मास नहीं बेटा, आयनाइजेशन पावर चार्ज पे डिपेंड करती है और पेनिट्रेशन पावर तुम्हारे उस पे साइज पे डिपेंड. ठीक है भैया, तो दैट इज इट फॉर टुडे. वी गोना कीप द लेसन टिल हियर. टिल देन टेक केयर मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज. और अब एक सवाल जो मेरे पास आया था शामिर साहब का, हम उस सवाल का जवाब देते. शामिर साहब का सवाल था कि सर मेरे साथ एक मसला है, हुई सारी क्लियर होती है लेकिन पेपर में समझ नहीं आता क्या लिखूं, कोई इसकी टिप दे दीजिए आप. देखो ये मसला बड़ा कॉमन मसला है, अगर मैं सच मायने में बताऊं. ऐसी बात नहीं है कि ये मसला नहीं होता, ये होता है लोगों में. इस मसले का जो हल निकालने का तरीका है ना, वो हल ये है आपके पास कि आप आंसर शुरुआत में ना जितना आपको समझ में आ रहा है सब लिखें. शुरू शुरू में एक आध दो पेपर आपको जो समझ में आ रहा है आप लिखें. लंबा आंसर लेकर, लंबा आंसर का मामला है ना, तो अब करते चले. तो इससे क्या होगा, आप सबसे पहले ना अपने दिमाग में जितना कंटेंट है ना वो पुल डाउन कर. अब यहाँ पे जब आप इस चीज को कोट आउट कर देंगे ना, अब आप अपने आंसर को मार्किंग स्कीम से कंपेयर करो. सही, अब अपने आंसर को अब आप मार्किंग स्कीम से कंपेयर करो. जब आप मार्किंग स्कीम से कंपेयर करने बैठोगे ना, आपको अंदाजा होगा यार ये चीजें काम की थी, ये चीजें नहीं. और अगली मर्तबा जब उस जैसा कोई जवाब देने जा रहे होगे ना, तो आपको एटलीस्ट पता होगा आपने करना क्या. तो यही आपने पूरा सब उसमें तरीकेकार अपनाना है. ये शुरू में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन ये मसले सबके साथ आते हैं, ये हमारे साथ भी आए थे कि भाई आंसर क्या लिखें, बात तो पता है, लेकिन इस तरह से फिर हमने अपने आंसर को फिल्टर करना शुरू किया. यार ये बात लिखने की है, ये छोड़ दो, ये लिखने की है, छोड़ दो, इस तरह से कर दो. ठीक है भाई, चले, ख्याल रखें भैया आप लोग अपना.
टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, जैसे थोड़ा डिफरेंट